नमस्कार, कशिश न्यूज के इस खास बुलेटिन में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और इस बुलेटिन में खास क्या है, कोरोना को लेकर पूरे देश में अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं, अलग अलग तरह की सोच भी आ रही है कि कौन कोरोना को किसने फैलाया। बात मजहब तक पहुंच गया और मजहब के बाद की बात आगे क्या स्थिति बनी हुई, इन तमाम चीज़ों पर हम इस खास बुलेटिन में चर्चा करेंगे। और इसका गुनाहगार कौन है, सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना का गुनाहगार क्यों, क्योंकि हम लोगों ने गुनाहगार घोषित कर चुका है कि ये जो मरकज है, इस मरकज ने पूरे देश में 30% जो आज हम कोरोना पीड़ित मरीज हैं, उसमें इस मरकज की वजह से 30% अधिक मरीजों की संख्या बढ़ी है। क्या वाकई में सिर्फ मरकज ही जिम्मेवार है कि कोई और जिम्मेवार है? आज हम इस खास बुलेटिन में उन्हीं चीज़ों का खुलासा करेंगे कि मरकज तो एक बहाना है, इसके पीछे एक बड़ी सियासत है। और याद कीजिए वो दौर जब इस दौर में सीए और एनआरसी को लेकर पूरे देश में अल्पसंख्यक कम्युनिटी या मुस्लिम कम्युनिटी धरना पर बैठे हुए थे। ठीक उसी समय एक देश में सियासत साधने की कोशिश हो रही थी। अपने पड़ोसी मुल्क में एक आयोजन होता है और उस आयोजन का नायक वही होता है जिस पर आज कोरोना फैलाने का आरोप है। 31 तारीख को उन पर एफआईआर दर्ज होता है और आज 19 तारीख है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये कौन सा साठगांठ है? कभी किसी ने सवाल किया कि दिल्ली पुलिस ने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं किया? कई ऐसे सवाल हैं, लेकिन पहले पूरी स्टोरी देखिए कि आखिर इस पूरे खेल के पीछे इस कोरोना का जो गुनाहगार है वो कौन लोग हैं, उसके पीछे की जो सियासत है। जरा पहले उन सियासत को समझिए, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। और इसके लिए पहले इस पूरी पैकेज, पूरी खबर को आप देखिए। हम तो नेपाल के लिए मालदा ज़िला से आए हैं, बल्कि 500 लोग हमारे और पीछे आ रहे हैं। हम इस उम्मीद पर गए कि हमको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन इज्तिमा गाह जाने के लिए किसी का ऑर्डर नहीं है। एक बात मालूम हुआ कि यहाँ के वज़ीर दाखिला ने इज्तिमा को स्थगित कर दिया गया है। उन्हें ये मालूम नहीं कि इज्तिमा 1 साल पहले के प्रोग्राम से बनता है और ये इज्तिमा जो होता है तो वर्ल्ड लेवल पर लोग हमारे यहाँ आते हैं। इज्तिमा गाह जा रहे हैं शिरकत करने इज्तिमे में, और हम लोगों को नेपाल सरकार ने बॉर्डर से हम लोगों को वहाँ से वापस कर दें और हम लोगों को नहीं जाने दे रहे हैं। बहुत रिक्वेस्ट किए, बोला कि नहीं अंदर और इधर नहीं जाने देंगे। तारीख 14 फरवरी साल 2020, जगह भारत नेपाल सीमा। फरवरी महीने तक चीन के वुहान प्रांत में कोरोना का कहर अपने चरम पर था। हजारों की जान जा चुकी थी, हजारों लोग संक्रमित थे, लेकिन सब चीजों से बेखबर नेपाल में हो रहा था लाखों लोगों का जमावड़ा। इज्तिमा 14 से 15 फरवरी को तय था। इधर हजारों लाखों की तादाद में भारत नेपाल सीमा पर इस्लाम मानने वाले नेपाल के 70 जिले में होने वाले इज्तिमा में शामिल होने जा रहे थे। नेपाल में लाखों लोग पहले से ही जमा थे, लेकिन भारत के लोगों की एंट्री पर नेपाल ने पाबंदी लगा दी। नेपाल सरकार ने इज्तिमा में शामिल होने वाले भारतीयों को एंट्री नहीं दी। वजह थी कानून व्यवस्था के खराब होने की आशंका। कशिश न्यूज के पास नेपाल सरकार के गृह विभाग की वो चिट्ठी भी है जिसमें कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए भारत से आने वाले जमातियों को प्रवेश नहीं करने देने की मांग की गई थी। इस चिट्ठी में साफ साफ लिखा था कि अगर पड़ोसी देश से लोग इज्तिमा में आएंगे तो कानून व्यवस्था का संकट हो सकता है। नेपाल ने आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा को खतरे में बताते हुए इज्तिमा को फौरन स्थगित करने की मांग की। इधर भारत नेपाल सीमा पर हजारों की तादाद में जमाती एंट्री पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। नेपाल के संसद में भी इज्तिमा को लेकर चर्चा हुई। सीमा पर ट्रैफिक को लेकर सवाल उठे थे। सभामुखजी मार्फत म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र जोरदार माग पनि गर्दछु। कहीं पनि कुनै ठाउँमा बाटोहरूमा सुरक्षा निकाय र भन्सार कार्यालयबाट असहयोग भएको पाइएमा
त्यस्ता असहयोग गर्ने निकायलाई सरकारले तुरन्त कारवाही गर्नुपर्ने सभामुख मार्फत म सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। कशिश न्यूज को सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है वो चौंकाने वाली है। 14-15 फरवरी को हुए इस इज्तिमा में भारतीय मुसलमानों की एंट्री पर पाबंदी के बाद अचानक नेपाल के गृह विभाग के पास भारत के गृह मंत्रालय से जुड़े एक बड़े अधिकारी का फोन जाता है। इसी कॉल में नेपाल को भारतीय मुसलमानों को नेपाल में एंट्री देने की बात कही जाती है। नेपाल दबाव में आ जाता है और सीमा पर खड़े हजारों लोगों को एंट्री मिल जाती है। इज्तिमा में लाखों के भीड़ में लाखों भारतीय भी शामिल हुए थे। अब आते हैं असली मुद्दे पर। आखिर नेपाल में हुए इज्तिमा और कोरोना का क्या कनेक्शन है? नेपाल के सप्तरी में जिस इज्तिमा में दुनिया भर के देशों के लाखों लोग जमा हुए थे, उसी में चीन के वुहान प्रांत से आए लोग भी शामिल थे। बताया जाता है कि चीन, इंडोनेशिया, कतर, बांग्लादेश के संक्रमित लोगों की चपेट में जमात के लोग भी आ गए, जिसके बाद ये लोग भारत आए और भारत के अलग अलग शहरों में चले गए। इन्हीं में से कुछ हजार दिल्ली के निजामुद्दीन के तबलीगी मरकज में भी शामिल हुए। बिहार में भी कुछ लोग आए और देश के दूसरे राज्यों में भी पहुंचे। जाहिर है इसके बाद पूरे देश में जमात के लोगों का संक्रमण बढ़ता गया और अभी भी बढ़ रहा है। अब सवाल ये उठता है, दिल्ली से किस अधिकारी ने नेपाल फोन किया? नेपाल में भारतीय मुसलमानों की एंट्री किसने कराई? नेपाल के इज्तिमा में शामिल नहीं होते तो कोरोना नहीं फैलता। नेपाल ने मना किया था तो दबाव क्यों दिया गया? क्या सरकार दबाव देने की वजहों की जांच कराएगी? क्या भारत को नहीं मालूम था कि इज्तिमा में कहां से लोग आए थे? ऐसे कई सवाल हैं जिसकी वजह से भारत में कोरोना का कहर टूट रहा है। इन सवालों और इज्तिमा से जुड़े तार को सुलझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके पीछे बड़ी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। साजिश नहीं भी हो तो एक अधिकारी की गलती ने पूरे भारत को कोरोना वायरस की चपेट में डाल दिया। ये अधिकारी कौन है और कैसे फरवरी के महीने में कोरोना के कहर की खबरों के बीच भारतीय मुसलमानों को नेपाल जाने और फिर वहां से कोरोना का वेलकम करने की इजाजत दे दी? कशिश न्यूज के लिए संतोष सिंह की रिपोर्ट। तो आपने पूरी रिपोर्ट देखी कि किस तरीके से एक आला अधिकारी दिल्ली से फोन करता है भारतीय एम्बेसी को, और भारतीय एम्बेसी उसके बाद हरकत में आती है। और फिर क्योंकि जो वहाँ पे हालात थे, लगभग 12-14 घंटे से जो भारतीय मुसलमान थे बिहार से सटे हुए जो हमारे बॉर्डर है नेपाल के, वहाँ फंसे हुए थे और लगातार वो फ़ोन पे बात कर रहे थे। हर कोई फ़ोन से बात कर रहा था और देर रात होते होते जो भी परिस्थिति बनी हुई उन्हें इजाज़त मिल गई। नेपाल पुलिस ने इजाज़त दिया कि ठीक है आप लोग अब जा सकते हैं। ठीक है, उस वक्त फरवरी के दौरान भारत में कोरोना को लेकर चर्चाएं नहीं हो रही थी, लेकिन भारत में 31 जनवरी को ही केरल में कोरोना के पॉजिटिव मरीज आ चुके थे। चर्चाएं ऐसी नहीं है कि कई इस तरह की खबरें आई कि भाई कोरोना को लेकर क्या सावधानी बरतनी है, लेकिन इन सब से इतर सवाल यह है कि वो मौलाना, जिस मौलाना को दिल्ली पुलिस खोज रही है, उनसे हमारे भारत के अधिकारियों का क्या रिश्ता है? उस जगह भी जहाँ पे नेपाल में ये कार्यक्रम हुआ है, वहाँ चीफ गेस्ट या उद्घाटन करता वही मौलाना है जिसको दिल्ली पुलिस खोज रही है, जिनको पर आरोप है कि इस देश में कोरोना उन्होंने ही फैलाई है। एफआईआर दर्ज होती है उन पर 31 मार्च को। आज 19 तारीख। दिल्ली पुलिस, जिन्हें माना जाता है कि एक्सपर्ट हैं अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में, 19 दिन बाद भी अभी तक मौलाना कहाँ छुपा हुआ है दिल्ली पुलिस को पता नहीं चल रही है। क्या आप ये कह सकते हैं, किसी ने ये सवाल खड़ा किया कि भाई आखिर मौलाना की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? जो सवाल दिल्ली पुलिस से होनी चाहिए थी, भारत सरकार से होनी चाहिए थी कि आखिर एफआईआर दर्ज होने के बाद अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। तो सवाल क्या हो रहा है, इन चीज़ों को आप समझ सकते हैं। सवाल मरकज पे हो रहा है, सवाल मौलाना के संपत्ति पर हो रहा है, मौलाना के विदेशों से क्या संपर्क रहा है, इस पर चर्चाएं हो रही है। लेकिन कहीं से भी ये चर्चाएं नहीं हो रही है कि आखिर अभी तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। क्या ये माना जाए कि ये सरकार से और उसका मौलाना से बेहतर रिश्ता रहा है? क्योंकि ये अनुमति मिलना, और जहां निजामुद्दीन में जिस
मरकज की बात हो रही है, थाना और मरकज का जो स्थल है, दोनों की बाउंड्री एक बाउंड्री है। पुलिस को पता नहीं था कि इस तरह से हजारों की संख्या में, जिसमें विदेश के भी लोग हैं, सब कुछ पता था। मतलब एक एक व्यक्ति जो इस सिस्टम में लगे हुए लोग हैं, सभी को पता था। और अगर बात करें भारत और नेपाल सीमा पे, तो जो सीमावर्ती जिला हमारे बिहार से जुड़े हुए हैं, उसमें एक एक जिले में 7 से 8, 10 आईबी के लोग पोस्टेड हैं, जिनकी सिर्फ जिम्मेवारी है नेपाल में जो भारत विरोधी गतिविधियां हो रही हैं, या फिर नेपाल में अगर कुछ इस तरह की बातें हो रही है तो उस पर मॉनिटरिंग करना। इतने बड़े तादाद पर भारतीय मुसलमान नेपाल जा रहे हैं, और ये जानते हुए कि इसमें पाकिस्तान के भी लोग आ रहे हैं। और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान जब बॉर्डर के उस तरफ आप जाते तो हिंदू मुस्लिम एकता का स्लोगन लगा हुआ कई जगह पर बैनर देखने को मिला। सभा स्थल पर भी ये बैनर था। ये बैनर क्या दिखा रहा था, या क्या संदेश दे रहा था? हालांकि उस कार्यक्रम में मौलाना ने क्या स्पीच दिया ये किसी को पता नहीं थी, कैमरा अलाउ नहीं था अंदर के लिए। लेकिन इन सब के इतर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उस वक्त जब सीए और एनआरसी को लेकर पूरे देश में आंदोलन चल रहा था, वो मौलाना नेपाल जाता है, और वो उस पूरे कार्यक्रम का एक संदेश ये भी है कि हिंदू मुस्लिम के बीच एकता कैसे बने रहे। क्या इन सब के पीछे भी कोई सियासत है? हमें लगता है इस पूरे स्तर पे जांच होनी चाहिए। अब जरा हम कुछ दिखाएंगे कि उन इलाकों में किस तरीके से प्रचार हो रहा था उस कार्यक्रम की सफलता को लेकर। वो भी बड़ा एक जब आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि तरीका क्या है। तो पहले ये देखिए, एक कड़ी दर कड़ी हम आगे बढ़ेंगे तो जरा देखिए कि लोग अधिक से अधिक लोग शामिल हों, उसके लिए किस तरीके से प्रचार चल रहा था नेपाल में। जरा पहले इसको देखिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि नेपाल के सप्तरी जिले में आलमी इज्तिमा होने जा रहा है, जिसकी तारीख 15, 16 और 17 फरवरी 2020 है। आज की वीडियो में हम नेपाल इज्तिमे की लोकेशन बताएंगे और इंडिया से मुख्तलिफ जिलों से इज्तिमे में जाने के लिए कितना वक्त लगेगा और किस जिले से कितनी दूरी पर इज्तिमा है। आज इसकी मुकम्मल मालूमात आपके सामने पेश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यूपी के सीतापुर जिले से नेपाल के सप्तरी जिले में इज्तिमे में जाने के लिए अगर आप कार से जाएं तो आपको 15 घंटे लगेंगे। सीतापुर से नेपाल इज्तिमे का रास्ता 782 किलोमीटर का है। लखीमपुर से नेपाल के सप्तरी जिले में इज्तिमे में जाने के लिए आपको तकरीबन 16 घंटे लगेंगे। लखीमपुर से नेपाल इज्तिमे जाने का रास्ता 821 किलोमीटर का है। लखनऊ से नेपाल इज्तिमा जाने के लिए रास्ता 710 किलोमीटर का है। पहुंचने के लिए आपको 13 घंटे 34 मिनट का वक्त लगेगा। फैजाबाद से नेपाल इज्तिमा जाने के लिए रास्ता 571 किलोमीटर का है। पहुंचने के लिए आपको 11 घंटे 26 मिनट का टाइम लगेगा अगर आप कार से जाएं। बस्ती जिले से नेपाल इज्तिमा जाने के लिए रास्ता 497 किलोमीटर का है। आपको नेपाल इज्तिमा पहुंचने के लिए तकरीबन 10 घंटे लगेंगे। गोरखपुर से नेपाल इज्तिमा जाने के लिए रास्ता 429 किलोमीटर का है। आपको इज्तिमे में पहुंचने के लिए तकरीबन 9 घंटे लगेंगे। कानपुर से नेपाल इज्तिमा जाने के लिए रास्ता 790 किलोमीटर का है। इज्तिमा में पहुंचने के लिए आपको तकरीबन 15 घंटे 19 मिनट लगेंगे कार से जाने पे। इलाहाबाद से नेपाल इज्तिमा जाने के लिए रास्ता 593 किलोमीटर का है। इज्तिमे में पहुंचने के लिए आपको 14 घंटे 20 मिनट लगेंगे। बरेली से नेपाल इज्तिमे में जाने का रास्ता 950 किलोमीटर का है। आपको वहां पहुंचने के लिए तकरीबन आपको 18 घंटे 52 मिनट लगेंगे। रामपुर से नेपाल इज्तिमे में जाने का रास्ता 1024 किलोमीटर का है। इज्तिमे में पहुंचने के लिए आपको तकरीबन 19 घंटे 51 मिनट लगेंगे। मुरादाबाद से नेपाल इज्तिमे में जाने का रास्ता 1059 किलोमीटर का है। आपको वहां पहुंचने में वक्त लगेगा तकरीबन 20 घंटे 28 मिनट लगेंगे। अमरोहा जिले से नेपाल इज्तिमे में जाने का रास्ता 1088 किलोमीटर का है। पहुंचने के लिए आपको 21 घंटे लगेंगे।
आगरा से नेपाल इज्तिमा में जाने का रास्ता 1033 किलोमीटर का है। इज्तिमा में पहुंचने के लिए आपको तकरीबन 18 घंटे लगेंगे। जौनपुर से नेपाल इज्तिमा में जाने का रास्ता 529 किलोमीटर का है। आपको इज्तिमा में पहुंचने के लिए 13 घंटे 19 मिनट टाइम लगेगा। वाराणसी से नेपाल इज्तिमा में जाने का रास्ता 497 किलोमीटर का है। आपको वहां पहुंचने के लिए तकरीबन 12 घंटे लगेंगे। उन्नाव से नेपाल इज्तिमा का रास्ता 764 किलोमीटर का है। आपको इज्तिमा में पहुंचने के लिए तकरीबन 15 घंटे लगेंगे। अलीगढ़ से नेपाल इज्तिमा में जाने का रास्ता 1136 किलोमीटर का है। आपको नेपाल इज्तिमा में पहुंचने के लिए तकरीबन 20 घंटे लगेंगे। सहारनपुर से नेपाल इज्तिमा में जाने का रास्ता 1398 किलोमीटर का है। आपको इज्तिमा में पहुंचने के लिए तकरीबन 23 घंटे 15 मिनट लगेंगे। शाहजहानपुर से नेपाल इज्तिमा में जाने का रास्ता 875 किलोमीटर का है। आपको इज्तिमा में पहुंचने के लिए तकरीबन 17 घंटे 12 मिनट लगेंगे। झांसी से नेपाल इज्तिमा में जाने का रास्ता 1015 किलोमीटर का है। आपको वहां पहुंचने में 19 घंटे 30 मिनट लगेंगे। फर्रुखाबाद से नेपाल इज्तिमा में जाने का रास्ता 887 किलोमीटर का है। आपको इज्तिमा में पहुंचने के लिए तो इस तरह की तैयारी थी कि आपको कहां से कहां आना है और कितने घंटे समय लगे, मतलब 15 घंटे 19 मिनट, इस तरह की तैयारी थी। और पूरे नेपाल के सीमावर्ती इलाके में प्रचार होता था और सोशल मीडिया के सहारे भारत में भी इस प्रचार को फैलाया गया। क्या हमारी खुफिया एजेंसी की इस पर नज़र नहीं थी? हमें लगता है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर खबरें आई हैं, इस जो नेपाल में कार्यक्रम आयोजित हुए, पेज का पेज, मतलब इस पूरे कार्यक्रम को लेकर आप सोशल मीडिया साइट पर अभी भी मौजूद है, आप देख सकते हैं। हालांकि बहुत सारे पेज को डिलीट कर दिया गया है, लेकिन आप देख सकते हैं अगर आप खोजना चाहें तो क्या हमारी खुफिया एजेंसी की नज़र उस पर नहीं थी? कई ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब सरकार को देना चाहिए, क्योंकि ये कहीं न कहीं सवाल इस महामारी से भी है। जब ये बातें आने लगी हैं कि मरकज इसके लिए जिम्मेवार है, तो मरकज को से मोहब्बत किसको है, ये भी सामने आना चाहिए। जिन्हें मोहब्बत है वो कौन है और मरकज के सहारे कौन सी वो राजनीति साधना चाहते हैं। ऐसे लोगों को भी बेनकाब होना चाहिए जिन्होंने भारतीय मुसलमान की छोड़िए, भारत की इस महामारी में धक्के, अगर कह सकते हैं कि जो कहा जा रहा है इस महामारी की तरफ जिन लोगों ने धकेला है, ऐसे लोगों को बेनकाब करना चाहिए। क्योंकि आज मरकज ना होता तो इस देश में इस तरह की स्थिति नहीं बनी होती। उस मरकज की वजह से खुद सरकार करती है। याद करिए, हर दिन एक दौर आया कि 31 मार्च के बाद सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हो रहा है और सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी कहते हैं कि आज मरकज की वजह से इतने % कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ गई, जो अमूमन इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीज़ें सामने नहीं आती। इसलिए हमने भी तय किया कि नहीं, मरकज के सहारे ही कोरोना को समझा जाए। तो आप समझिए, देखिए, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं कि मरकज के सहारे कोरोना फैलाने वाले जिम्मेवार व्यक्ति और अधिकारी वो कौन है, जिसने उन्हें हो सकता है कि उस वक्त उन्हें ये पता ना हो, लेकिन जब पता चला कि उस समारोह में जो लोग आए हैं वो कोरोना पॉजिटिव हैं, तो उन पर आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? इतना मोहब्बत मौलाना से क्यों है? कई ऐसे सवाल हैं, उस पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक पहले छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। और हम हम चर्चा कर रहे हैं तो कि बिहार से 4 ऐसे बॉर्डर हैं जिनसे बड़ी संख्या में भारतीय मुसलमान नेपाल की तरफ गए थे। सुपौल जो भीम बांध है, वीरपुर बांध के सहारे बड़ी संख्या में लोग। उस रात 14 फरवरी की रात क्या नज़ारा था या क्या कुछ हुआ उस बॉर्डर पर, जरा वो हमारे पास पुराना फुटेज है, जरा आप भी देखिए कि उस रात को क्या मंजर था उस बॉर्डर पे, किस तरीके से भारतीय मुसलमान परेशान थे और फिर आखिरकार कैसे उन्हें जाने की इजाज़त मिली। जरा देखिए, ये फुटेज सुपौल से है कि कैसे लोग इंतजार कर रहे हैं देर रात तक। ये सारे फुटेज आप जो देख रहे हैं वो जो वीरपुर बराज है, बराज के बाद जो रास्ता है, उस रास्ते पे जाने के लिए ये वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं ये लोग नेपाल जाने के लिए। सारी देर रात तक ये लोग खड़े रहे।
और इंतजार करते रहे कि कैसे उन्हें कहाँ से अनुमति मिलनी चाहिए, कैसे किन से संपर्क करना चाहिए। आप देख रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन से सारे लोग, कई लोग आपको दिख रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन से बात कर रहे हैं। और ये स्थिति रात के 1 बजे तक ये स्थिति बनी रही और उसके बाद इन्हें अनुमति दी गई कि ये आप नेपाल की सीमा में जा सकते हैं। इस तरह का नज़ारा उस दिन रात 14 तारीख की रात में देखने को मिला था। और आज भी जो हमारे संवाददाता सुपौल के से संवाददाता हैं वो हैरान हैं कि आखिर आदेश कहाँ से आया, किसने वो आदेश दिया। आज भी चर्चा है उन इलाकों में। हम चलते हैं सीधा सुपौल, जहां हमारे संवाददाता सुभाष मौजूद हैं। सुभाष से जानना चाहेंगे कि आखिर उस दिन रात का क्या नज़ारा था और किनके अनुमति के बाद ये इन लोगों को भारत से नेपाल में प्रवेश करने दिया है। ये तो एक जांच का विषय है कि किस अधिकारी की अनुमति मिली, लेकिन आज भी उस इलाके में क्या चर्चा है, जरा सुपौल से हमारे संवाददाता इस बार मौजूद हैं। सुभाष, जरा उनसे हम जानना चाहेंगे। जी सुभाष। ये करीब 11-12 फरवरी की बात है, जिस दिन भीमनगर बॉर्डर पर, भारत नेपाल के भीमनगर बॉर्डर पर बड़ी संख्या में मुस्लिम संप्रदाय के लोग जो थे वो लोग जा रहे थे नेपाल के इज्तिमा में भाग लेने। बताया गया कि 15, 16 और 17 तारीख को सप्तरी जिला, नेपाल के सप्तरी जिला में इज्तिमा का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में इधर से भी, भारतीय प्रभाग से भी लोग जा रहे थे। उस दिन भीमनगर बॉर्डर पर 12 तारीख को करीब देर संध्या भीमनगर बॉर्डर पर एसएसबी के जवानों ने उसे रोक दिया और स्पष्ट रूप से लोगों को कहा कि चूंकि नेपाल सरकार के गृह मंत्रालय से सूचना दी गई है कि नेपाल के इज्तिमा में भारतीय मुसलमान को भाग लेने पर रोक लगा दिया गया, लिहाजा बड़ी संख्या में लगभग 100-200 की संख्या में लोग थे और जा रहे थे इज्तिमा में भाग लेने के लिए, उन्हें रोक दिया गया। जिसके बाद जानकारी मिली कि उसके बाद नेपाल के गृह मंत्रालय जो है इज्तिमा कमेटी से बात हुई और उसके बाद दूसरे दिन वो लोग पुनः नेपाल चले गए, जिसके बाद उन लोगों को छोड़ दिया गया और दूसरे दिन वो लोग नेपाल के इज्तिमा में भाग लिए। जाहिर है पहले तो बंदिश लगाई गई नेपाल के तरफ से और फिर जब बात हुई तो इन लोगों को वहां इज्तिमा में भाग लेने के लिए जाने दिया गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग भाग लिए वहां पर इज्तिमा में। जो जानकारी प्राप्त हुई है, जो 25 से 30 लाख के लगभग जो है लोगों ने इज्तिमा में भाग। सुभाष, आपने जानकारी दी, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये 12 तारीख, 11, 12, 13, 14 ये 3-4 तिथि को बिहार के अलग अलग बॉर्डर से। अब हम चलते हैं मधुबनी। वहाँ उस बॉर्डर पर उस दिन जो स्थिति थी, आप लगातार हम पैकेज में भी और फुटेज में वो दिखा रहे हैं। मेरा वहाँ संवाददाता मौजूद थे कि उस रात क्या हुआ और फिर क्या चर्चाएं क्या हैं, ये समझने की ज़रूरत है। ये बड़ी बात है कि आखिर 2-2 दिन तक उनका कारवां रुका रहा और किसके आदेश पर ये कारवां फिर से नेपाल की तरफ बढ़ गया, ये भी एक समझने की जरूरत है कि कौन ऐसे लोग थे, कौन से ऐसे अधिकारी थे। क्योंकि सरकार 2 राज्यों का सवाल नहीं था, 2 जिलों का सवाल नहीं था, 2 देशों का सवाल था। तो कहीं न कहीं देश की जब बात होगी तो दिल्ली से और काठमांडू के बीच वार्ता हुई होगी, ये तय है। बिना दोनों देश की राजधानी के बड़े अधिकारी या मंत्री लेवल की बगैर बातचीत हुए रास्ता खुलना संभव ही नहीं है, ये हर कोई महसूस कर सकता है। तो मधुबनी में आज भी लोगों की चर्चा है कि आखिर किसका वो फ़ोन आया जिस फ़ोन की वजह से उनको जाने की अनुमति दे दी गई। हमारे संवाददाता गौरव वहाँ मौजूद हैं, जरा गौरव से जानना चाहते हैं कि आज भी उसको लेकर क्या चर्चा है। में 15, 16, 17 को नेपाल इंतजाम में जाने के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों को इंडो नेपाल बॉर्डर पर नेपाल के सुरक्षा कर्मियों द्वारा रोक दिया गया। नेपाल के सुरक्षा कर्मियों का कहना था कि जो इंडियन अधिकारी की ओर से इन लोगों को नेपाल में प्रवेश की कोई अनुमति नहीं है। इस दौरान जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई सहित कई महानगरों में लोगों से संपर्क किया। इसके बाद जो है सो नेपाल के जो अधिकारी थे, सुरक्षाकर्मी जिन्होंने इन लोगों को रोक रखा था, उन्होंने 14 घंटे के बाद जो है सो इन्हें परमिशन दिया अंदर जाने का। उनका कहना था कि नेपाल के इंडिया के अधिकारियों की ओर से जो है सो इन्हें नेपाल में। ये अब हम चलेंगे रक्सौल। जरा रक्सौल में भी हमारे संवाददाता अभिषेक मौजूद है, जरा रक्सौल भी हम समझना चाहेंगे कि आज
रक्सौल में भी यही चर्चा है कि कैसे उनको अनुमति मिल गई, कि वो 12-12, 14-14 घंटे तक उन्हें रोका गया और फिर अनुमति कैसे मिल गया। तो मैं हमारे अभिषेक रक्सौल में मौजूद हैं, जरा उनसे भी जानना चाहते हैं कि आज रक्सौल में इस कोरोना को लेकर तो चर्चाएं हैं ही कि मरकज के कारण बिहार में भी मरीजों की संख्या बढ़ी है। देश में तो आधिकारिक तौर पे कहा जाता है कि 30% मरीज मरकज के कारण इस देश में कोरोना का फैला है। तो जरा रक्सौल बॉर्डर पर क्या आज भी लोग सोचते हैं, जरा जानते हैं अभिषेक से। 15, 16, 17 फरवरी को संपन्न हुए नेपाल के सप्तरी जिले में अंतर्राष्ट्रीय इज्तिमा के दौरान काफ़ी संख्या में मुस्लिम धर्मगुरु इसी रास्ते से नेपाल के सप्तरी जिला गए हुए। 14 फरवरी के रात में नेपाल भंसार के द्वारा नेपाल के गृह मंत्रालय के आदेश का हवाला देते हुए उनका जाना निषेध कर दिया था। कोई उनका ये कहना था कि गृह मंत्रालय का आदेश है और कोई भी गाड़ियाँ सप्तरी जिले नहीं जाएंगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर किसके दबाव में पुनः उन लोगों को फिर सप्तरी जाने का आदेश दिया। ये सवाल का कोई जवाब नहीं है और हम इसी सवाल में वो सारा कुछ छुपा हुआ है जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर वो कौन से अधिकारी हैं जिन्होंने दिल्ली से काठमांडू फोन करता है, किसने ये फोन लगाया। क्योंकि 12-14 घंटे से लोग यहाँ पे भारतीय मुसलमान यहाँ पे फंसे हुए थे, उनको जाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। आखिर किसने अनुमति दिलाई, और जिस अधिकारी ने अनुमति दिलाई है, सबसे बड़ा अगर कोई गुनाहगार है इस मरकज के खेल में तो वो अधिकारी है। ये मुस्लिम अगर वहाँ नहीं जाते तो ये चीज़ें नहीं होती जिनको आज हम फेस कर रहे हैं। और आधिकारिक तौर पे कह भी रहे हैं कि 30% मुस्लिम आबादी, 30% जो कोरोना से पीड़ित मुस्लिम आबादी है, उसमें मरकज एक बड़ी वजह है। तो ये सवाल क्यों उठ रहा है। अब हम चलेंगे आपको बगहा, उस बॉर्डर से भी कई लोग जो यूपी से जो आने वाले लोग हैं उसी रास्ते से निकले उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। आज भी वो सवाल अनुत्तरित है कि आखिर वो कौन सा अधिकारी है। और हम आपको बताएं कि यही बॉर्डर है जिस बॉर्डर पे जो इनपुट आया था बेतिया डीएम का वो पत्र, जिससे बड़ा बबेला मचा था, जब मरकज के खबर को और आगे बढ़ाने का मौका मिल गया मीडिया, हम जैसे मीडिया कर्मियों को आगे मिल गया कि तो यही बॉर्डर है। इस बॉर्डर पर तैनात एसएसबी के कमांडेंट ने सूचना दी कि यहाँ भारतीय मुसलमान जो लौट रहे हैं उसमें कई कोरोना पीड़ित हैं और भारत में कोरोना फैलाने की साजिश रच रहे हैं। तो उस बॉर्डर पे आज भी ये चर्चा है कि आखिर किसके अनुमति से उन भारतीय मुसलमानों को जाने दिया गया जो आज भी नेपाल में फंसे हुए हैं। तो जरा हम अपने बगहा संवाददाता से जानना चाहते हैं कि क्या चर्चा आज है वहाँ। बगहा रिपोर्टर से हमें लगता है कि संपर्क नहीं स्थापित हो रहा है। संपर्क स्वाभाविक तौर पे बॉर्डर इलाके में मोबाइल की कनेक्टिविटी को लेकर थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन हम देखना चाहेंगे कि उस दौरान जो हम जिस चीज़ की तहकीकात कर रहे हैं कि आखिर किनका फ़ोन आया था। और स्वाभाविक तौर पर पूरे भारत से मुसलमान आके बॉर्डर पर फंसे हों, तो उस दौरान जो अखबार, भारतीय अखबार हैं, जो खास करके बिहार से जो अखबार छपती हैं, वो अखबार भी फ्रंट पेज पर इस खबर को लिया था। ये जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये नेपाल का अखबार है। उस अखबार में इसको लेकर कई तस्वीरें छपी हैं। आप सीधे तौर पे देख रहे हैं कि लोग इनको मनाने के लिए गए हैं। और भारतीय सीमा पर देखिए, जैसे जो देखिए वो स्लाइड आप देखिए किस तरीके से लोग इंतजार कर रहे हैं। सीतामढ़ी में वो फंसे हुए हैं, उनको जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। उसमें अलग अलग हेडिंग से खबरें छपी है और उसमें चौंकाने वाला है कि प्रभात खबर अखबार ने खबर चलाई है कि किसी के सीनियर ऑफिसर्स के फ़ोन आने के बाद इन्हें जाने की अनुमति दी गई है। दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, तमाम बड़ी अखबार जो बिहार से छपते हैं उन पर इस तरह के तस्वीर जो आप तस्वीर देख रहे हैं कि भाई भारत नेपाल के बॉर्डर पर लोग फंसे हुए हैं और इसी तरीके से जाने का इंतजार कर रहे हैं। आखिर 12 घंटा 14 घंटे के बाद उनको अनुमति कैसे मिली। ये सारी चीज़ें अखबार में आज भी आप अगर उस समय के 12, 13, 14 तारीख के अखबार को अगर आप देखें तो प्रमुखता से खबरें छपी थी उस डिस्ट्रिक्ट में। तो ये लेकिन इन्हें ये जानकारी नहीं थी कि ये आदेश किसका था
और फिर उस आदेश के बाद जो भारतीय मुसलमान लौटे या फिर विदेशी मुसलमान भी इसी रास्ते से बिहार के रास्ते, नेपाल के रास्ते बिहार आए और बिहार से फिर दिल्ली गए। बेगूसराय में जो आपको जो पॉजिटिव पाए गए हैं, वहाँ के मस्जिद में जो खबरें आ रही थी कि नेपाल के रास्ते से ही इंडोनेशिया के मुस्लिम आए थे और वहाँ पे वो रुके थे, उसको लेकर भी अभी जांच चल रही है। कई जगह पे एफआईआर दर्ज हुई है। बिहार में लगभग 30 विदेशी नेपाली को जेल भेजा गया है और इनसे पूछताछ हो रही है कि कैसे वो बिहार पहुँचे। उसमें कई हमारे जानकार हमें बता रहे हैं कि जो नेपाल के रास्ते भी कई मुस्लिम बिहार पहुंचे जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिस वजह से यहाँ के बिहार में मरीजों की संख्या इतनी बढ़ी है। हम चलते हैं बगहा हमारे रिपोर्टर इस वक्त राजेश मौजूद है। जरा राजेश से जानते हैं, क्योंकि वो बगहा बॉर्डर ही है जिसको लेकर बबेला मचा था। कहा यह गया था कि नेपाल में कोरोना पीड़ित मरीजों को तैयार किया जा रहा है कि वो जाकर भारत में कोरोना फैलाए, और उसके बाद काफ़ी बबेला मचा था। लेकिन धीरे धीरे वो खबरें भी ठंडी बस्ती में डाल दी गई। आखिर वजह इतनी बड़ी बात है जिस मुखिया पर आरोप लगा कि ये इस तरह की साजिश रच रहे हैं। भारत और नेपाल के बीच बहुत ही बेहतर रिश्ते हैं और अपराधियों को लेकर तो दोनों के बीच संधि है। किसी भी समय अगर मामले में इतनी गंभीरता रहती तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता था। जब हम खुद बॉर्डर पर इस रिपोर्ट के लिए हम खुद नेपाल के बॉर्डर पर 2 दिन पहले गए थे, तो जब हमने पता किया तो पता चला कि वीरगंज पुलिस उस मुखिया को विशेष सुरक्षा मुहैया करा रखा है। उनका कोरोना टेस्ट हुआ जो निगेटिव पाया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि किस तरीके से मरकज को लेकर खबरें बनाई गई और खबरों को परोसा भी गया, और उसमें अधिकारी किस तरीके से सहभागी रहे ये भी समझने की जरूरत है। तो जनाब चलिए हम अपने बगहा रिपोर्टर के पास चलते हैं, राकेश के पास। राकेश, अभी फिलहाल क्या चर्चा है? नेपाल के संतरी में मुस्लिम समुदाय का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, जिसमें कई देशों के धर्मगुरु शामिल हुए थे। भारत से मुस्लिम समुदाय के लोगों को शरीक होने के लिए नेपाल के गृह मंत्रालय ने प्रतिबंध लगा दिया था। भारत सरकार के दबाव के बाद भारत से मुसलमान समुदाय के लोगों को सम्मेलन में शरीक होने का इजाज़त मिला था। यह भी एक सवाल है कि आखिर में किस अधिकारी के आदेश पर नेपाल में मुस्लिम समुदाय के लोगों का प्रवेश हुआ। हर बॉर्डर इलाके पे हमारे जो संवाददाता हैं वो जानने की कोशिश में लगे हुए हैं। जो मुस्लिम जो अभी भी भारतीय मुसलमान जो नेपाल में लॉकबंदी की वजह से, लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं, उनके परिवार के लोगों से भी हम लोग लगातार संपर्क में हैं कि आखिर क्या वजह था, किसके कहने पर यह अनुमति मिली, क्योंकि 2-3 दिनों तक ये अनुमति नहीं मिली थी। तो ये एक बड़ी बात है और एक बड़ा सवाल भी है कि आखिर मरकज के सहारे जिन चीज़ों को साधने की कोशिश हुई, जिस राजनीति को साधने की कोशिश हुई, आज कोरोना का भी मतलब एक आइडेंटिटी मिल गई इंडिया में कि ये मौलानाओं द्वारा लाया गया कोरोना है, जिहादी कोरोना तक कहने लगे लोग। सोशल मीडिया पे तो इसकी चर्चा इस तरीके से, छोड़िए चैनल पे भी हो रहा है कि जिहादी कोरोना मरकज ने इस तरीके से फैलाए। कई तरह की चीज़ें सामने आई, लेकिन उस तमाम चीज़ों के पीछे की जो सच्चाई है उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। और हमें लगता है कि दिल्ली पुलिस के अगर अनुसंधान की दिशा को उस तरफ अगर ले जाए तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएगी कि आखिर मौलाना का हमदर्द कौन है इस पूरे सिस्टम में, कि 19 दिन बाद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ईडी उन्हें नोटिस दे रहा है, दिल्ली पुलिस अभी तक कुर्की भाई सामान्य तौर पे है कि ऐसे मामले में जो फरार व्यक्ति हैं उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निकलना चाहिए, उनकी कुर्की जब्ती की कार्रवाई होनी चाहिए। तो इतनी उदारता क्यों बरती जा रही है? ये उदारता ही कहीं न कहीं हमारे उस शक को एक आधार प्रदान करता है कि मौलाना के पीछे एक बड़ी एजेंसी काम कर रही है और उन्हें सहयोग भी कर रहा है। वजह जो भी रहा होता है, अक्सर होता है कि जब इंटेलिजेंस ब्यूरो काम करते हैं तो इस तरह के लोगों का इस्तेमाल होता रहता है। लेकिन इस इस्तेमाल में चीज़ों को समझने की जरूरत यह है कि इनका खुद कैसे इस्तेमाल हो गया। नेपाल में इन्हें राजशाही व्यवस्थाएं प्रदान की जाती हैं। 15, 16 और 17 फरवरी को
और 31 मार्च को इन्हें सलाखों के अंदर डालने की पूरी व्यूह रचना रच दी जाती है। यही सियासत है। इस सियासत को समझने की जरूरत है और इस सियासत को आप समझने लगेंगे तो उन चीज़ों को भी समझने लगेंगे कि किस तरीके से सही समय का इंतजार करता है सियासतदान लोग। कैसे हम खबरों के सहारे, ये अक्सर ये देखिए, ये प्रैक्टिस कोई ऊपर लेवल पर, ज़मीनी लेवल पर भी आप देखिए कि किसी जिला में अगर क्राइम बढ़ गया है तो अगर एसपी तेज तरार रहता है तो वो मौके के इंतजार में रहता है कि 3 दिन 4 दिन पहले ही किसी अपराधी को पकड़ कर रखा हुआ है, उसके पास आर्म्स है या पकड़ लेना है, कि आपको उस खबर से उस पूरे जिले के लोगों का मूड बदल देना है कि भाई ये एसपी काम भी करता है। कि देखिए 5 अपराधी को पकड़ लिए, बैंक डकैती की योजना बना रहे थे, अपहरण हुआ, वो अपराधी नहीं पकड़ा रहा है, लेकिन बैंक डकैती की योजना बनाते हुए 5 अपराधी आर्म्स के साथ पकड़े गए। बहुत बड़ी बात। तो ये चलता है, ऊपर से लेकर नीचे तक चलता है। खबरें किस तरीके से परोसना है और खबरें किस तरीके से दिखाई जानी है, ये पहले से भी बहुत सारी चीज़ें तय रहती है। सिस्टम और सरकार यही है। और जो सरकार इस सही वक्त पर इस तरह के निर्णय लेते हैं, तो देखिए आज भारत में भी कोरोना का एक दूसरा ही रूप सामने आ रहा है। चलिए अब इस खास बुलेटिन को हम यही समाप्त करते हैं, लेकिन चलते चलते बिहार में कोरोना को लेकर 2 बड़ी खबरें भी हम आपको बता दें। एक तो संख्या 90 के पार कर चुकी है। नालंदा में एक डॉक्टर साहब को कोरोना हो गया है। उस डॉक्टर के बारे में चर्चा यह है कि लगातार वो काम कर रहे थे, वो आज उनका टेस्ट रिपोर्ट आया है, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि बिहार सरकार छात्र को लेकर, जो हमारे बच्चे कोटा में पढ़ रहे हैं, उसको लेकर काफ़ी एग्रेसिव है कि नहीं, किसी भी स्थिति में उनको हम बिहार नहीं लाएंगे, क्योंकि जो लॉकडाउन के लिए जो कानून नहीं, मतलब लॉकडाउन का पालन कैसे होगा अगर वो लोग बिहार आ गए तो। और बिहार के हमारे एक बद विधायक अनिल कुमार, जो हिसुआ के विधायक है, वो आज अपने बच्चों को लेकर वापस लौटे। ये 2 बड़ी खबर के साथ चलिए इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं और ये सीरीज जारी रहेगा। हमारी कोशिश है कि और तार को तार से जोड़ा जाए कि कैसे खबर प्लांट करने से पहले इन चीज़ों को समझिए। सियासत में ये एक विभाग इस तरह का भी रहता है कि उन्हें हर सूचनाएं दी जाती है कि ये हमारे पास मटेरियल है, हमारे पास ये मटेरियल है। इस्तेमाल उस मटेरियल की सूचना का कब करना है, ये सियासत के सर्वोच्च पद पर जो बैठे रहते हैं वो तय करते हैं। तो ये समझिए कि कोरोना में भी जिस तरीके की सूचनाएं जो पहले से रही होगी, ये तय है। जब हमें ये सूचनाएं 3 दिनों के बॉर्डर पर मेहनत करने के बाद हमें मिल सकती है, तो जो पूरा तंत्र है उन्हें कैसे सूचना नहीं मिली होगी। तो ये सूचनाएं संभाल कर रखी गई थी कि कब इसका इस्तेमाल करना है, और सही समय पर सही वक्त पर जब इसका इस्तेमाल होता है तो चीज़ें बदल जाती हैं। तो आज कोरोना भी सांप्रदायिक हो गया है इस देश में। चलिए इस खास बुलेटिन को यही समाप्त करते हैं। फिर इसी मुद्दे पर कुछ खास चीज़ें और हैं जिस पर हम लोग पूरी टीम काम कर रहे हैं। जैसे ही चीज़ें सामने आएंगे हमारी आपकी फिर से आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।